हेलो एंड वेल। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके तीनों को। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो वाक्य होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है और ना ही हम उसमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अफर्मेटिव वो वाक्य होते हैं जिसमें किसी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं होता है और हम उसमें नॉट का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। सीता नाचती है, सीता डांसेस। अगला है मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। तो इसका सेंटेंस बना आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलता हूँ। इसमें आप देखें कि ना मैंने इसमें नॉट का इस्तेमाल किया है और ना ही इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, बिल्कुल सकारात्मक, जिनको बोला जाता है सकारात्मक वाक्य। ना उसमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं और ना ही उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अमन घर आता है, अमन कम्स होम। अब यहाँ पे अमन कम्स होम, यहाँ पे कम के साथ एस हमने लगाया है क्योंकि अमन क्या है, जैसे मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि जो बोल रहा होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा होता है सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन। इस वाक्य में हम देखते हैं कि अमन घर आता है, अमन कम्स टू होम। कम्स यहाँ एस का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि अमन क्या है, थर्ड पर्सन है। यानी जो मैं बता रहा था आपको कि जो बोलता है यानी आई, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन यानी यू सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन की बात करें तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी अमन, अमन क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो जहाँ भी थर्ड पर्सन होता है वहाँ एस और ई एस का प्रयोग मेन वर्ब के साथ हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने कम के साथ एस का प्रयोग किया है। ई एस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो मैंने इससे पिछले ऑडियो में इसे 2 ऑडियो पिछले में आप जाएंगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको अफर्मेटिव समझ में आया होगा, जिसमें किसी प्रकार का नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द कोई होता है। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम डज़ नॉट गो टू स्कूल। अब क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हमें डज़ का इस्तेमाल करना है। तो चलिए पहले हम इसकी फ्रेमिंग समझ लेते हैं। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, उसी के अंतर्गत आज मैं आपको देने वाला था इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। क्योंकि हम समझ चुके हैं अफर्मेटिव किसे कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। अब हम नकारात्मक वाक्य देखते हैं यानी नेगेटिव देखते हैं। तो इसकी फ्रेमिंग हम सबसे पहले देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है वो हम पहले सीखेंगे बनाना। अब इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य। हम देखेंगे यहाँ सभी के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेगेटिव वाक्य का सिंबल नॉट होता है, इसको आप ऐसे भी साधारणतया समझ सकते हैं। जिस वाक्य में नॉट का इस्तेमाल हो वो नेगेटिव वाक्य। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बताया डू या डज़ का इस्तेमाल करते हैं। डू किसके साथ और डज़ किसके साथ? तो डू हमेशा
पहले मैं आपको डज़ बता देता हूँ। डज़ का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे किसी का नाम, अगर हम नाम से वाक्य बनाते हैं, और या हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे नाम के अलावा ही, शी, इट, तो यहाँ पर हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी सभी के साथ हम बिल्कुल बेफिक्र होकर डू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने रखते हैं। जैसे पहला है, जैसे मैंने बनाया था राम स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव वाक्य था, सकारात्मक वाक्य। अब इसी को हम नकारात्मक यानी नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, हमारा रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, फिर डू या डज़ में से हमें क्या लगाना है, राम क्या है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ पर डज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी मुख्य क्रिया के साथ ES लगा देते हैं, डज़ का इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुख्य क्रिया के अंत में, मतलब अगर ओ आता है तो वहाँ हम ES का इस्तेमाल करते हैं। तो डू, ओ से ख़त्म हो रहा है, इसीलिए हमने ES लगाया, डज़। उसके बाद हमारा फ्रेम, मतलब हमारा रूल फ्रेम क्या बोलता है कि डू या डज़ के बाद नॉट, तो राम डज़ नॉट लगा दिया। गो टू स्कूल। अब इसी में हम अगला देखते हैं, मैंने बनाया था मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। ये क्या था, ये बिल्कुल सकारात्मक यानी अफर्मेटिव था ये। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे नकारात्मक में। तो हमारा रूल क्या है, रूल के अनुसार ही हम बनाएंगे। मैं पार्क में खेलता हूँ। अब इसको हम नकारात्मक बनाने के लिए रूल के अनुसार हम लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हुआ मैं यानी आई, फिर डू या डज़ में से हम क्या यहाँ रखेंगे, यस, डू रखेंगे, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। फिर रूल के अनुसार आगे क्या रखेंगे, नकारात्मक हमें बनाना है तो नॉट रखेंगे, यानी आई डू नॉट। इतना हुआ। अब इसके आगे हम देखेंगे, हम लिखेंगे आई डू नॉट, फिर क्या था, मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। मैं पार्क में नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले के बाद इन द पार्क। तो ये आपका वाक्य बन गया, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। बीच में हमने सिर्फ नॉट लगा दिया। और हेल्पिंग वर्ब। और देखिए, नकारात्मक वाक्य आप जब भी बनाए नेगेटिव सेंटेंस, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का ही इस्तेमाल होगा, इस बात का ध्यान रखें। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए। आपका कोई भी अफर्मेटिव हो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको खुद से करके देखें। फिर इसी के अंतर्गत अगला है अमन घर आता है। मैंने बनाया था अमन कम्स होम। ये बिल्कुल सकारात्मक वाक्य था, यानी अगर इसको बोला जाए तो अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव था। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके देखेंगे। नेगेटिव के लिए हमारा रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, अमन ले लिया। फिर डू या डज़ में से हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हमें बनाना है तो एक हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए होती है, डू या डज़। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अमन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो अमन के साथ हम डज़ का प्रयोग करेंगे, अमन डज़। फिर डू या डज़ के बाद रूल के अनुसार क्या रखना है हमें, नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट रखेंगे हम, अमन डज़ नॉट। फिर कम होम, यानी ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बचा हुआ जो है वो सब ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आ जाता है। अमन डज़ नॉट कम होम। इससे पहले अफर्मेटिव क्या था, अमन कम्स होम। नेगेटिव क्या बना, अमन डज़ नॉट कम्स होम।
तो ये हो गया आपका नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब जहां आपसे कुछ पूछा जाए और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, मतलब उस सेंटेंस के पीछे, उस लाइन के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर मिलेगा। अब इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला वो प्रश्न होता है जिसका जवाब आप सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले? क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले? तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। अब चलिए पहले हम इसकी फ्रेमिंग समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका। तो इसका जो रूल है उसके अनुसार सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो भी वाक्य आप बनाएंगे उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो जैसे कि हम इससे पहले ही जान चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ डू और डज़ है। डू किसके साथ और डज़ किसके साथ ये हम समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हम रखेंगे सबसे पहले डू या डज़, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस बाकी जो बचा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा इसको। सबसे पहले रखेंगे डू या डज़, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस मेन वर्ब, उसके बाद बाकी बचा हुआ पार्ट हमारे ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आ जाता है। तो जैसे कि हमने पहला वाक्य लिया, मैंने बनाया क्या आप खेलते हैं? तो इसको चलिए रूल के अनुसार हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डू या डज़ में से सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, क्या आप खेलते हैं। तो यहाँ आप की बात हो रही है, यानी यू, सेकंड पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ हम डज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डज़ का प्रयोग हमेशा हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हम जो यू है हमारा ये सेकंड पर्सन है, इसीलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने डू लिख लिया, डी ओ डू। फिर आपके लिए यू लिख दिया, डू यू। उसके बाद क्या लेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या थी हमारी, प्ले। तो यहाँ पे हमने प्ले लिख दिया, खेलते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या राम स्कूल जाता है। तो अब इसको रूल के अनुसार, क्योंकि हम जान रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है वो क्या है, डू और डज़। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या पुट अप करेंगे, सबसे पहले डू या डज़, यस डज़ का प्रयोग करेंगे। डज़ लिखा हमने पहले रूल के अनुसार, यानी सहायक क्रिया लिखी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यस राम, डज़ राम। फिर रूल के अनुसार मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या है, गो, हमने गो लिखा। अब आपके मन में यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आनी चाहिए कि राम के साथ हमेशा हम लोग गोज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ गो क्यों। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ES का प्रयोग हम पहले ही कर चुके हैं और एक वाक्य में एक ही बार ES या S का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमने डू को डज़ बनाया है वो ES पहले ही लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर
जो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको एकदम उसी तरह से उतार लेंगे, यानी उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डज राम गो, मेन वर्ब भी हमने लिख दिया। अब क्या है, बाकी बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट, गो टू स्कूल। हमारा वाक्य क्या बना, डज डी ओ ई एस, डज आर ए एम राम, फिर जी ओ गो, फिर टू स्कूल, यानी डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। एक सेंटेंस और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या सीता पढ़ती है। तो इसका बनेगा, इसका रूल के अनुसार चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम डू या डज में से क्या लेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, मैंने बताया कि इसमें मुख्य क्रिया पहले होती है, पहले हमें लेना होता है। तो सहायक क्रिया पहले लेनी होती है। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी है, यस डू या डज है। तो हम क्या लेंगे, पहले हम सीता क्या है, सीता एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम डू या डज में से क्या लेंगे, डज लेंगे। डज हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है डू या डज के बाद प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सीता, सीता हमारा सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो डज सीता, क्या सीता पढ़ती है। अब पढ़ने के लिए हम क्या, रीड, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ रीड से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ई एस पहले ही लगा दिया है। किस में लगाया, डू में लगा दिया है, डी ओ ई एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीड की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है और नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। जहाँ भी आप एक बार डू या डज लिख देते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में ही मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमने बनाया डज सीता रीड बुक्स, क्या सीता किताब पढ़ती है। डज सीता रीड्स बुक्स, बुक्स क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आ जाएगा बचा हुआ पार्ट। अब दोस्तों ये सभी ऐसे सेंटेंस हैं जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसमें दो प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक वो होते हैं जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, जैसे आप क्या आप खेलते हो। मैंने पहला बनाया था क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले मैंने बनाया था। तो इसका आंसर आप खुद ही सोचिए कि आपसे पूछा जाए क्या आप खेलते हो, तो आप बोल सकते हो यस, अगर आप खेलते हो तो बोल सकते हो यस, नहीं खेलते हो तो बोल सकते हो नो। लेकिन एक दूसरे प्रकार का भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनाया जाता है, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है WH फैमिली का। तो हम देखते हैं अब WH फैमिली का यूज़। अब इसी प्रश्न को हम लेते हैं, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। अब इसी को हम WH फैमिली में कई प्रकार के वर्ड होते हैं, जैसे वाट, वेयर, व्हेन, हाउ। तो अगर इसी सेंटेंस में अगर हमने लगा दिया कि वाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो। हमारा पहले जो था सेंटेंस, जो वाक्य था वो था डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। अब इसी के आगे मैंने वाट का इस्तेमाल कर दिया, जो कि एक WH फैमिली है, WHAT वाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो। और हमारा प्रश्न बन गया आप क्या खेलते हो। तो आप ध्यान देंगे
कि इसमें जो है आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बताना होगा कि आप क्या खेलते हो। आप लूडो खेलते हो, आप कैरम खेलते हो, बैट बॉल खेलते हो, बैडमिंटन, जो भी आप खेल रहे हैं वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। तो ये ऐसा प्रश्न है कि इसका आप यस और नो में प्रयोग नहीं कर सकते। तो जहाँ भी ऐसा प्रश्न आपको लिखना हो वहाँ आप WH फैमिली पहले लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बिल्कुल वही सेम रूल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी मुख्य क्रिया प्लस बचा हुआ ऑब्जेक्ट, यानी पुराना ही रूल रहेगा वो इंट्रोगेटिव वाला, लेकिन इसमें बस WH फैमिली लगा देंगे। अब इसी सेंटेंस को हम और आगे करके देखते हैं। हमने अभी वाट का प्रयोग किया था, अब हम लगाते हैं व्हेन, WHEN, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं। प्रश्न आया यहाँ पे, जब मैंने व्हेन लगा दिया वाट को हटा के, तो यहाँ पे व्हेन का मतलब होता है कब, WHEN, तो वो बना व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा आप कब खेलते हैं। आप सुबह को खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, रात को खेलते हैं। उसी प्रकार से WH फैमिली को लगा करके, जैसे मैंने बताया वाट, व्हेन, वेयर, विच, ये सब लगा करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ भी आपको यस और नो में आंसर आप दे सकते हैं, वहाँ पर आप वाट का या WH फैमिली के किसी मेंबर का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ आप सिर्फ सहायक क्रिया पहले लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, है ना, और उसके बाद बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने बनाया था राम स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव था, और मैंने इसको नेगेटिव में भी करके बताया था कि राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसका इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं, डज राम गो टू स्कूल, यानी मैंने क्या किया, सिर्फ जो सहायक क्रिया है उसको पहले लगा दिया और ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो इसी प्रकार से आप भी फ्रेम करें, किसी भी वाक्य को बनाएं, सिर्फ सहायक क्रिया से इसकी शुरुआत होती है, डू या डज लगाएं, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और उसके बाद बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी को इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि WH फैमिली का इस्तेमाल देखते हैं इसमें। तो इसमें है डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। अब इसमें मैंने WH फैमिली पहले ऐड कर दिया और मैंने ऐड किया व्हेन, WHEN, व्हेन डज द राम गो टू स्कूल, व्हेन डज राम गो टू स्कूल। ये भी एक प्रकार का प्रश्न है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें आप यस और नो में आंसर कर सकते थे, जैसे डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, तो आप यस या नो में बोल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपसे जब WH फैमिली आ गई और WH फैमिली का ही एक मेंबर है व्हेन, WHEN, व्हेन, यानी व्हेन डज द राम गो टू स्कूल, राम कब स्कूल जाता है, तो इसमें आप यस या नो में आंसर नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राम कब स्कूल जाता है, तो आप क्या यस बोलेंगे, अच्छा लगेगा वो, नहीं लगेगा। क्या आप नो बोलेंगे, आपको समय बताना होगा कि राम कितने बजे स्कूल जाता है। तो याद रखें, जहाँ भी WH फैमिली आपको मिले क्वेश्चंस में यानी इंट्रोगेटिव में, तो वहाँ यस या नो में आंसर नहीं कर सकते हैं, वहाँ आपको बताना होता है। इसी प्रकार से
डू या डज से अगर कोई वाक्य शुरू है इंट्रोगेटिव में, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, डू यू प्ले, डू यू सिंग, डू यू ईट, तो वहाँ पे आप यस और नो में कर सकते हैं। लेकिन व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू सिंग, है ना, अगर इस प्रकार से वाक्य आते हैं WH फैमिली के साथ तो उसमें आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आप लोग संडे